जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो इससे हम लोग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, इसको हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्यों इसको बायोलॉजिकल कहते हैं? ये तो बायोलॉजिकल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, भले ही ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नेचर में पाए जाते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे आपने देखा होगा ह्यूमन कपल्स है जो कि हम कह रहे हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और उन्हें हम लोग स्टेराइल ह्यूमन कपल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ह्यूमन कपल्स ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, फिर भी उनको हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो याद करिए, 11th में, क्लास 11th में पहला जो चैप्टर था हम लोगों का कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर था, उसमें ये था कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग नॉन लिविंग कह देंगे, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो तो लिविंग है ही, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है वो ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग हो गया। लेकिन इसे हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेचर में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है जो कि हम कह रहे हैं कि नॉन लिविंग हो, या सॉरी, कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो भले ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन नेचर में कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिप्रोड्यूस कर दे। मतलब एक टेबल है, ऐसा नहीं रखे रखे दो टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक चेयर है, दो चेयर हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। भले ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सारे, लेकिन कोई ऐसा नेचर में ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो कि खुद ही रिप्रोड्यूस कर ले नॉन लिविंग होने के बावजूद। तो सिंपली रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिप्रोडक्शन होता क्यों है भाई? ऑर्गेनिज्म नहीं भी तो रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर मान लो ऐसा रहता तो रिप्रोडक्शन एक वाइटल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में इसका कोई रोल नहीं होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर निकाल ले, तब भी उसके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी पूरी अपने लाइफ को जीने के लिए। उसका ना तो जिंदगी छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब रिप्रोडक्शन का होना या ना होना, इससे ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस चीज पे पड़ेगा? तो उस ऑर्गेनिज्म पे भले ही नहीं पड़ेगा, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज पे जरूर पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोसेस, इट इज इट अफेक्ट्स स्पेसीज। ये स्पेसीज को अफेक्ट करता है। मतलब क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है। अब लाइफ स्पैन क्या है भाई? ऐसा नहीं है कि लाइफ स्पैन हम कह रहे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मान लो कि कोई इंसान ही है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा हो गया, कि भाई 10 साल का था उस समय एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो हम कह रहे हैं या कोई बीमारी हो गया उसके चलते मर गया, तो उसका लाइफ स्पैन ये नहीं होगा कि हम बोल देंगे कि इंसान का 10 ही साल होता है। कोई भी स्पेसीज में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनका एवरेज हम लेते हैं, और एवरेज को ही उसका लाइफ स्पैन हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड वो लाइफ स्पैन होता क्या है? बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक, मतलब कि जब तक उसका बुढ़ापा के चलते वो नहीं मरे, नेचुरल डेथ ना आए, तब तक उसको हम लोग उसका कंसीडर करते हैं कि वो उसका सर्वाइवल फेज है। एंड उस पूरे पीरियड को ही हम लाइफ स्पैन डिफाइन करते हैं। तो लाइफ स्पैन इज डिफाइंड एज the period from birth to natural death of an organism, and it is termed as life span. इसे ही हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं।
लाइफ स्पैन कह रहे हैं, एंड लाइफ स्पैन क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव फिक्स्ड लाइफ स्पैन since all living all living organisms have fixed lifespan have fixed lifespan लाइफ स्पैन फिक्स है कि एक समय आएगा, मान लो शेर है, अब जितना शेर अभी समझो समझना इस चीज पे, अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जितने भी मान लो लायन से हम बात कर रहे हैं, तो लायंस अभी जितने भी प्रेजेंट है, तो एक समय आएगा कि हाँ भाई वो उस अपने लाइफ स्पैन को पूरा करेगा। लाइफ स्पैन उसका 30 से 40 साल होता है नेचुरल, ठीक है, तो वो लाइफ स्पैन को पूरा करेगा एंड उसके बाद डेथ हो जाएगा। अब मान लो धीरे धीरे सब क्या होगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, सारे शेर मर गए, अब कोई शेर नहीं है, तो एक समय आएगा कि एक भी शेर अर्थ के सरफेस पे नहीं पाया जाएगा एंड द इंटायर स्पेसीज विल गेट एक्सटिंक्ट, पूरा स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गया। तो इसी से बचने के लिए क्या करता है, वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे छोड़ के जाता है। मतलब पर्पस ये है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल कहने का मतलब क्या होता है, अमर। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, इसी वजह से क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यहां पे एक टर्म भी दिया हुआ है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इमॉर्टलिटी की बात क्यों आ रही है, कि वो इमॉर्टल होते हैं। मान लो हम बोल रहे हैं कि एक बैक्टीरिया है भाई, ठीक है, जो कि बाइनरी फिजन से डिवाइड हुआ। इमॉर्टल कहने का मतलब होता है एक बॉडी है वो उसका डेथ हो गया। यहाँ क्या है, बॉडी का कभी डेथ नहीं होता है, बॉडी ही स्प्लिट कर जाता है। मान लो बाइनरी फिजन से डिवाइड किया, दो और बैक्टीरिया बना लिया, तो इसका कभी डेथ नहीं हुआ। यही क्या है, अब इस फॉर्म में आ गया, दो सेल के फॉर्म में आ गया, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये दो सेल के फॉर्म में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कभी भी बॉडी का नेचुरल डेथ होता ही नहीं है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनका लाइफ स्पैन अनलिमिटेड होता है। मतलब उसको हम इमॉर्टल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बॉडी का कभी डेथ होता ही नहीं है। अब देखिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि कितने इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कितने पेरेंट्स हम कह सकते हैं, पार्टिसिपेंट कहने का, या फिर पेरेंट्स भी इन्हें हम कह सकते हैं, कि कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के। इसके हिसाब से दो तरह का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? ए सेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है एंड सेक्सुअल क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल कहने का मतलब एक ही पेरेंट है, बाई मतलब दो पेरेंट है। जाहिर सी बात है। तो ये जो स्लाइड है इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म, इसमें जोड़ लेना है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोसेस तो है, in which an organism produces young ones similar to itself. हो गया?
हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, रिप्रोडक्शन में अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ का लाइफ स्पैन आपका दिया हुआ है, कुछ का आपको भरना है, फिगर के तौर पे दिया हुआ है एंड उसको भरना है। इससे क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड्स में। तो ये वाला चार्ट जो है आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है इसको, 3-4 बार देखोगे तो अपने ही याद हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर मैं रोज प्लांट की बात करूं तो 5 से 7 साल इसका लाइफ स्पैन होता है। राइस जो है 3 से 7 लिखा है, 3 से 4 मैक्सिमम होता है, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स होता है एंड इसके बाद से हम लोग उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। बनियन ट्री काफी ज्यादा ओल्ड होता है, लगभग 400 साल तक जिंदा रहता है। बनाना 2 से 3 साल में ही खत्म हो जाता है। डॉग 22 साल लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि 22 साल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 20 से 22 साल एवरेज लाइफ स्पैन हम कंसीडर करते हैं। डिपेंड अपॉन द वेराइटी और ब्रीड ऑफ द डॉग। जितना बड़ा ब्रीड होगा उतना कम उसका लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। जितना छोटा ब्रीड होगा उतना ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होगा। बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, 1 से 2 वीक्स होता है। फ्रूट फ्लाई जो होता है वो 2 वीक्स का होता है। फ्रूट फ्लाई बड़े वाले मक्खी को कहते हैं, ड्रोसोफिला हम लोग बोलते हैं उसको। देखो, नेक्स्ट है 140 ईयर्स एंड यहाँ देखना 15 ईयर्स। पैरट एंड क्रो जो है वो लगभग साइज में छोटा ही होता है। एक्चुअली आप देखोगे पैरट तो ज्यादा छोटा दिखेगा क्रो की तुलना में, फिर भी उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। देखो 140 साल तक पैरट जिंदा रहता है। मतलब जो आप पैरट देखते हो सकता है 40 साल या 50 साल उसका उम्र हो गया होगा, जो आप देखते हो एक बड़ा पैरट। तो सिंपली क्या है, पैरट और क्रो जो है वो साइज में सिमिलर होने के बावजूद उनमें लाइफ स्पैन का इतना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 साल है। हॉर्स 40 से 50 साल जीता है। टर्टवाइज एक एनिमल में काफी ज्यादा सालों तक जीता है, 100 से 150 साल तक। क्रो 15 साल। काऊ जो है 22 साल। एलिफेंट 50 से 70 साल। एवरेज 60 साल ये कंसीडर हम कर सकते हैं जिंदा रहता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन हम लोग 100 ईयर्स कंसीडर करते हैं। ये देखिए 100 ईयर्स। आप कहोगे कि कोई आदमी 60 में भी बढ़ रहा है तो कोई आदमी 110 में भी जिंदा है। तो एवरेज जो है लाइफ स्पैन हम लोग ह्यूमन का 100 ईयर्स कंसीडर करते हैं। तो ये है लाइफ स्पैन का चार्ट है। आप स्पेस छोड़ देना, इसको लिख लेना बाद में। नेक्स्ट हमको पढ़ना है टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सिंपली इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं। हम कह सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले ये एक यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल कहने का मतलब क्या है, एक ही पेरेंट है। जाहिर सी बात है एक पेरेंट होगा तो इसमें मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट
कोई मेल और कोई फीमेल हम लोग नहीं बोलते, ये नहीं बोलते कि ये पेरेंट जो है वो मेल है या फीमेल है। मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट ही बाई पेरेंटल में आता है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है देखो, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो सकता है, तो एसेक्सुअल, ए का मतलब होता है नॉट, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स, यानी इनमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स हम लोग किसको कह रहे हैं, गोनैड्स कहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन को गोनैड कहते हैं। जैसे मेल का गोनैड हो गया टेस्टिस, फीमेल का गोनैड हो गया ओवरी। तो मेल में टेस्टिस ना ही इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही फीमेल का ओवरी इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कि जब सेक्स ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होगा तो सेक्स सेल नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सेक्स सेल बनेगा ही नहीं। जब सेक्स सेल बनेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो जाइगोट बनेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो सिंपल क्या है कि एसेक्सुअल मेथड में हम कह सकते हैं यूनिपेरेंटल होने के चलते साथ ही साथ इसमें हम कह सकते हैं नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन हम कह रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स को गोनैड्स कहते हैं, सॉरी गोनैड्स। जब सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सेक्स सेल्स नहीं करेंगे, फॉर्म ही नहीं करेंगे। सेक्स सेल्स, सेक्स सेल्स को हम क्या कहते हैं भाई, गैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, आर नॉट फॉर्म्ड, ये बने ही नहीं है। जब गैमीट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो हम कह सकते हैं अकर्स, अकर होगा। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, जाइगोट विल नॉट फॉर्म्ड, जाइगोट विल नॉट फॉर्म्ड, विल नॉट फॉर्म्ड। अब देखो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में कैरेक्टर्स मिक्स करते हैं, तो जो जाइगोट बनता है वो एक पेरेंट जैसा बिल्कुल ही नहीं होगा, मतलब दोनों का कैरेक्टर मिक्स किया है। यहाँ पे क्या है, एक ही पेरेंट डिवाइड किया है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के केस में हमको देखने को मिलता है कि जितने भी ऑफ स्प्रिंग, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितने भी सेल्स बन रहे हैं, सारे के सारे आपस में आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल ही पेरेंट के जैसा दिखते हैं। मान लो कि एक बैक्टीरिया डिवाइड किया, 10 बैक्टीरिया बनाया, तो 10 आपस में भी एक जैसा होगा और 10 अपने पेरेंट के जैसा भी होगा, मतलब आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स। और आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग को जो अपने पेरेंट जैसा दिखता है और आपस में भी सेम दिखता है, इनको हम क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोन्स याद रखना है, क्लोन्स। हम लोग बोलते हैं ना क्लोनिंग कर लिया, क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना, एकदम फोटो कॉपी कर देना, तो वैसा ही टाइप का। तो आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। क्यों आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ था, क्यों भाई, क्योंकि वेरिएशन हुआ ही नहीं, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, नो वेरिएशन अकर्स। तो हेडिंग डालना है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखिए आप।
देखिए, दो सेकंड नंबर लाइन में यही कह रहा है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्स ऑर्गन का। सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, ना बन रहे हैं ना इन्वॉल्व हो रहे। तो जब सेक्स ऑर्गन नहीं होगा तो सेक्स सेल कहाँ से आएगा, सेक्स सेल कहाँ से आएगा, सारा चीज रिलेटेड है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वेरिएशन, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो वेरिएशन नहीं होगा, इसीलिए आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनेंगे। सारे लोग लिखिए इसको, और जो भी प्रॉब्लम है पूछिए। बैच डिवीजन का मेन पर्पस ये है कि बोर्ड्स के जो स्पेसिफिक बैच है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को टारगेटेड रहेगा। एंड हमारा कोशिश है खासकर बायोलॉजी में कि मोर देन 90 नंबर सारे लोगों को आए। ठीक है, जो भी, क्योंकि यहाँ पे मेन है कि आप चैप्टर तो पढ़ लोगे, समझ में तो उस समय आ जाता है, क्वेश्चन को राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, तब हमको पूरा मार्क्स आएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग साथ में करेंगे ही। हो जाएगा तो बोलिएगा। सर हाँ अभी आपने बोलिए। कहा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, हम्म, तो हम लोग क्लोन्स भी कहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्लोनिंग कह सकते हैं ए सेक्सुअल हाँ, रिप्रोडक्शन में? क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक। दिक्कत हो रहा, देखिए तो। हो गया है, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हमें पढ़ना है। ठीक है, टाइप हमें पढ़ना है। ये वाला पॉइंट जो है आपका, इधर वाले पॉइंट, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है। ठीक है, टाइप्स की हम बात करें तो जो हमें सिंपली पढ़ना है एनसीईआरटी में जो दिया है बस उतना ही से मतलब है, और इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं वो हमें देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया ही नहीं है और एनसीईआरटी से बाहर पूछेगा ही नहीं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमें पढ़ना है, पहला 3 ही टाइप पढ़ना है, फिजन है, बर्डिंग है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अगर मैं फिजन की बात करूं तो फिजन का मतलब क्या होता है, एक सेल है वो 2 सेल में या 2 से अधिक सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। अगर 2 सेल में डिवाइड होता है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, 2 से अधिक में होता है तो मल्टीपल फिजन कहते हैं। बर्डिंग अगेन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कट ऑफ कर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको कहते हैं? प्लांट्स में ये देखने को हमें मिलता है कि फ्लावर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, फ्लावर को छोड़ के प्लांट कोई दूसरे ऑर्गन को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे लीफ को रूट से कर रहे हैं एंड स्टेम से कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को ही हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। एंड जो ऑर्गन्स वो यूज कर रहे होते हैं उनको, जैसे लीफ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है प्रोसेस को, लीफ, स्टेम और रूट को फिर हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपली टाइप्स है, 3 तरीके का हमको देखना है टाइप। पहला जो है वो है फिजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिजन, मल्टीपल और बाइनरी होता है। इसको लिखिएगा तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये वाला थोड़ा बनाइए तो इधर वाला पॉइंट्स हम लोगों ने सारे कवर कर लिए थे इससे पहले जो लिखे थे। हो गया? चलिए, फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिजन को। फिजन है क्या, यहाँ पे क्लियरली हमको नजर आ रहा है फिजन है क्या। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करता है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये प्रोटेस्टा में हमको देखने को मिलता है एंड मोनेरंस में, याद करिए हम लोग, मोनेरा बैक्टीरिया किंगडम में एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, सॉरी यूकैरियोट्स है, जिसका एग्जांपल अमीबा हो गया, जिसका एग्जांपल पारामेशियम हो गया। तो ये मोनेरा हो गया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अब अगेन ये 2 तरीके का है भाई, एक को कह रहे हैं हम बाइनरी फिजन, दूसरे को कह रहे हैं मल्टीपल फिजन। सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे समझे इस चीज को, तो बाइनरी फिजन क्या है, एक जो सेल है वो 2 सेल में डिवाइड कर गया। मल्टीपल क्या है, एक सेल 2 से अधिक सेल में डिवाइड कर जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 से अधिक तरह के सेल्स बन गए, ये इसमें भी क्या है, 2 से अधिक तरह के सेल बन गए। अब ये मल्टीपल और बाइनरी में अंतर क्या है, सिंपल समझिएगा, दोनों में तो सेल डिवाइड कर रहा है, एक में 2 कर रहा है, एक में 2 से ज्यादा कर रहा है। अगर मैं सिंपली बोलूं एक लाइन में, तो बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है भाई, फेवरेबल कंडीशन है वैसा कंडीशन जो कि उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में मदद कर रहा है। जैसे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगा, ठीक है, वाटर होगा, सब चीज होगा अच्छे से, एंड ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एंड मल्टीपल कब होता है भाई, मल्टीपल अनफेवरेबल में होता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी फेवरेबल में मल्टीपल होगा ही नहीं। सेम अमीबा है, देखिए अमीबा दोनों में एग्जांपल है ना। अमीबा एग्जांपल आपका बाइनरी में भी है, यहाँ दिया हुआ है, एंड अमीबा एग्जांपल आपका मल्टीपल में भी दिया हुआ है।
तो दोनों में कैसे हो रहा है? तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब कंडीशन फेवरेबल होगा, पूरा खाना होगा, टेम्परेचर अच्छे से उसको मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो कैसे डिवाइड करेगा, ऐसे। ठीक है, बाइनरी फिजन स्प्लिट करेगा इसका न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस स्प्लिट करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। एंड इसके बाद से अगर अमीबा में क्या हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया, तो ये क्या करेगा कि अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर को सिक्रीट करता है, जैसे यहाँ पे भी हमको नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल फिजन में क्या है, चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर सिक्रीट होता है, एंड इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। लेयर को सिस्ट कहते हैं, चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव दीवार बना देगा, एंड उसके अंदर क्या करेगा, वो कंटिन्यूअस डिवाइड करते जाएगा। अमीबा जो डिवाइड करता है वो स्पोर्स के रूप में करता है, मतलब छोटा छोटा ना, फिर स्पोर्स में अमीबा जैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्पोर्स जैसा दिखेगा। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा तब वो क्या होगा, सिस्ट ब्रेक करेगा, एंड छोटे छोटे जो स्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इन स्पोर्स को हम स्यूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं। ये जो स्पोर अंदर बना है इन्हें हम लिख लेंगे स्यूडो स्यूडो पोडियो स्पोर्स कहते हैं, क्योंकि ये स्यूडोपोडिया वाला रहता है, अमीबा का है, इसीलिए स्यूडोपोडियो स्पोर्स से हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं। तो सिंपली क्या है कि मल्टीपल में याद रखना है हमको कि अनफेवरेबल कंडीशन होगा, बाहर दीवार हो जाएगा, और सेल बाहर कब आते हैं, अनफेवरेबल में कभी बाहर नहीं आएगा। मान लो कि अब सिस्टी बनाया है बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बचने के लिए, तो सेल अंदर बन के तैयार भी हो जाएगा, तो सिस्ट ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जान रहा है अगर ब्रेक करेंगे तो बहुत ज्यादा बाहर टेम्परेचर है, एंड उस टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, सेल्स मर जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करता है, इंतजार करता है फेवरेबल कंडीशन आने का। तो फेवरेबल कंडीशन जब आता है तब क्या होता है, सिस्ट ब्रेक करता है, एंड ब्रेक करने के बाद क्या होता है, सेल्स बाहर आ जाते हैं। देखिए, अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो इरेगुलर है, या इसी को सिंपल बाइनरी फिजन, कोई प्लेन नहीं होता है, किसी भी प्लेन में वो डिवाइड कर जाता है। पैरामीशियम में कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है क्या, हॉरिजॉन्टली? तो हॉरिजॉन्टली को हम कह सकते हैं, इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो सिंपली क्या है, पैरामीशियम में हमको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, अमीबा में सिंपल, या इसी को इरेगुलर भी कहते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं। ठीक है, फिजन में ये जगह छोड़ दीजिएगा, ये फिगर बनाना है आपको, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, ये फेवरेबल अनफेवरेबल लिख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड फिगर के लिए ये जगह छोड़ दीजिएगा। हो गया? जल्दी लिखिए।
चलिए, ये तो था पहला हम लोगों का, हम कह रहे फिजन। अगर मैं आगे बढ़ूं तो सिंपल क्या है, यही प्रोसेस अमीबा में जो मल्टीपल फिजन का है, इसी चीज को देखो बाकी जितने जगह होगा अमीबा में हम लोग बोल सकते हैं, या फिर वो हमको प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हमको देखने को मिलता है। तो सिंपली क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, यहां देखिएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, बाहर नहीं छोड़ेगा, विड्रॉ कर लेगा, एंड ऊपर एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को बना लेता है जिसको सिस्ट कहते हैं। एंड इस पूरे सिस्ट के बनने के प्रोसेस को इंसिस्टेशन हम लोग कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, इंसिस्टेड अमीबा जो है वो क्या होगा, मल्टीपल फीजन से बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा प्रोड्यूस करेगा, या उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडो पोडियोस्पोर्स कहते हैं। जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट करेगा, एंड स्पोर्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, एंड वो ग्रो कर जाएंगे बहुत सारे अमीबा में। एंड इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन हम कहते हैं। तो सिंपली स्पोरुलेशन हमको देखने को कहाँ मिलता है, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। देखो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, एंड पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट। तो देखो, क्योंकि अमीबा क्या होता है, अपना शेप हमेशा बदल सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसीलिए इसको स्यूडोपोडिया हम लोग कहते हैं। तो ये प्रोसेस है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनेगा, 3 लेयर्ड है। याद क्या क्या रखना है हमको, स्यूडोपोडिया विड्रॉ किया, अमीबा विड्रॉ किया अपने स्यूडोपोडिया को, 3 लेयर्ड सिस्ट बनाया, प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। उस समय क्या हुआ, अंदर में वो बहुत सारे स्पोर्स बनाया जिसको स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्यूडोपोडियोस्पोर रिलीज होते हैं, सिस्ट बर्स्ट करता है, एंड रिलीज होके वो ग्रो कर जाते हैं एक नए अमीबा में, बहुत सारे अमीबा में। तो इसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन के नाम से हम जानते हैं। तो स्पोरुलेशन इज सीन इन अमीबा, सीधे याद रखना है। लिख लो तुम देख। हो गया। हो जाएगा तो बोलिएगा।
तो पॉइंट्स जो है हमको याद जो रखना है, सिंपल एंसिस्टेशन प्रोसेस है सिस्ट बनने का। सिस्ट कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनने से जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो भाई मल्टीपल फ्यूजन से। स्यूडोपोडियोस्पोर्स अंदर बनते हैं, बाहर आके ग्रो करते हैं, प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। हो गया? प्रत्युष, चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, फिजन हम लोगों का हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना है जो डिविजन हो रहे हैं। एसेक्सुअल में पहला फिजन है, दूसरा बडिंग है, तीसरा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। तो फिजन में बाइनरी और मल्टीपल हम लोगों ने देख लिया। अब हमें बडिंग को देखना है थोड़ा। देखिए, बडिंग की हम बात करें तो बडिंग हमको दो तरीके का देखने को मिलता है। एक जो है वो बर्ड्स जो है, देखो इस केस में हम लोगों को देखने को मिल रहा है जैसे, ठीक है, ये ईस्ट है हमारा, ये ईस्ट है, इसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकला जिसे हम लोग बड कहते हैं। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ क्या हो रहा है, बड़ा होने लग रहा है। एक समय आएगा कि ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इस ईस्ट पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा, फूड या मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में ये आएगा, तो ये ग्रो करेगा ऐसे ही एक नए ईस्ट के रूप में। हाइड्रा के भी केस में हमको ऐसा ही देखने को मिलता है, बड जो है वो बाहर की ओर क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, एंड धीरे धीरे वो बड़ा होगा, एक छोटा हाइड्रा के रूप में होगा, फिर वो क्या होगा, यहाँ से डिटैच होगा और मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा या फूड के कांटेक्ट में, तो एक हाइड्रा के रूप में डेवलप कर जाएगा। लेकिन यहाँ गेम्यूल्स वर्ड यूज किया जा रहा है ना, स्पॉन्ज। तो दो एक्चुअली बडिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। अगर मैं बडिंग की बात करूं तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। बडिंग जो है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक जो टाइप होता है इसको हम लोग एक्सटर्नल बडिंग के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है। एक जो होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं, या इसी को एक्सोजीनस वर्ड यूज करते हैं, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस बडिंग। मतलब बर्ड्स जो बन रहे हैं ना वो बॉडी के आउटर सरफेस पे बनते हैं, ठीक है। दूसरा वहीं पे क्या हो जाता है, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग, या इसी को हम एक्चुअली एंडोजीनस बडिंग भी कह सकते हैं, एंडोजीनस बडिंग, ठीक है। इसी को हम लोग एंडोजीनस बडिंग भी कहते हैं। तो बडिंग एक्चुअली दो तरीके का हो गया, एक्सोजीनस बडिंग हो गया और एंडो,
तो दो तरीके का हमको बडिंग नजर आ रहा है। एक को हम एक्सटर्नल और एक्सोजीनस बडिंग कह रहे हैं, जो हमको देखो यहाँ पे किसके केस में देखने को मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे हमको, यहाँ पे ईस्ट में और हाइड्रा में जो मिल रहा है हमको देखने को, वो एक्चुअली क्या है, एक्सोजीनस बडिंग, क्योंकि बॉडी के बाहर सरफेस है। लेकिन ये क्या होता है, गेम्यूल्स स्पॉन्जेस के केस में क्या होता है, अंदर कैविटी होता है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। एंड इसके इंटरनल वॉल से क्या होता है, ऐसे बर्ड्स निकलते हैं, फिर यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, और पूरा ये क्या होता है, भरने लगता है कैविटी। ठीक है, स्पॉन्जेस के बारे में हमने पढ़ा भी है, बीच में कैविटी होता है, इस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये कैविटी जो है इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील। एंड इस कैविटी में क्या होता है, ये कैविटी में भरने लगता है। ये जो मास है सेल्स का, इन्हें हम लोग आर्कियोसाइट कहते हैं। ठीक है, आर्कियोसाइट कहते हैं। अब देखिए, इस ऊपर एक ओपनिंग होता है, याद करिए, इसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं, या इसी को माइक्रोपाइल भी कह सकते हैं, माइक्रोपाइल। यहां से क्या होता है, जब ये पूरा भर जाता है तो स्पॉन्ज कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जितने भी सेल्स है वो बाहर आ जाते हैं, एंड बाहर आके फिर वो डेवलप करके एक ऐसा ही स्पॉन्ज बना लेते हैं। तो हाइड्रा और ईस्ट के केस में हमको इसमें एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलता है, एक्सटर्नल देखने को मिलता है। वहीं पे स्पॉन्जेस के केस में हमको इंटरनल बडिंग दिखता है। जो ये इंटरनल बर्ड्स बन रहे हैं ना, ये बर्ड्स, इन बर्ड्स को हम गेम्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स बनते हैं, याद रखना है कि इंटरनल बर्ड्स, इंटरनल, सॉरी, इंटरनल बर्ड्स आर कॉल्ड गेम्यूल्स, आर कॉल्ड गेम्यूल्स। इंटरनल बर्ड्स को हम गेम्यूल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो बर्ड्स अंदर हमको दिख रहे हैं, जो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम लोग गेम्यूल्स कह रहे हैं। जब वो पूरा भर जाएगा स्पॉन्ज का वो कैविटी, तो वो बाहर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके। इतना समझ में आया सबको? सारे लोग बोलिएगा। सबको अभी तक जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा, शोएब, प्रत्यूष, दोनों, संदेश एंड तमन्ना, सारी चीजें समझ में आई हैं? यस सर। कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? समझ में आ रहा है सर। ठीक है, शोएब? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, संदेश आप? यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक, ओके, नोट डाउन कीजिए तो इसको ऊपर। बडिंग का पहले, बडिंग का ये रुक जाइए, बता दे रहे हम कि ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। ठीक है, एंड टाइप्स ऐसे लिख लीजिएगा नीचे करके, एंड फिगर के लिए ये जगह छोड़ दीजिएगा इतना। ये सारे एनसीईआरटी के फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3rd पॉइंट तो सर एग्जांपल है। हाँ, नीचे एग्जाम्पल है 3rd पॉइंट पे। हाइड्रा और ईस्ट में एक्सटर्नल हो रहा है, स्पॉन्ज में इंटरनल हो रहा है।
सर हाँ बोलिए। सर सर बोल रहे हैं ये जो स्पॉन्ज स्पॉन्ज है सर, ये गैमेज बाहर कैसे आती है? जो कैविटी भर जाता है तब? हाँ, कैविटी जब भर जाएगा तो वो स्पॉन्ज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो ऑस्कुलम से सब बाहर आ जाएगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, इससे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है हाइड्रा और प्लेनेरिया के केस में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है भाई? फ्रेगमेंटेशन में एक बॉडी है जो डिस्टिंक्ट पीसेस में, मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अब ये समझो, अगर वो पीसेस में टूट रहा है दो तरीके से। अगर वो अपने आप टूट रहा है, जब बड़ा हुआ टूट गया, ठीक है, अपने आप, ठीक है, तो इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मान लो कि हम ये हाइड्रा की बात कर रहे हैं, दो फ्रेगमेंट टूट गया, दोनों एक नया नया हाइड्रा में बन गया। तो इसमें क्या है, ये नेचुरली टूटा कि एक समय के बाद क्या हुआ कि वो बड़ा जब हुआ एक्सेस तो अपने आप टूट गया। एंड हर फ्रेगमेंट, मान लो दो फ्रेगमेंट या तीन फ्रेगमेंट में वो बना, तो हर फ्रेगमेंट क्या है, एक नए इंडिविजुअल के रूप में वो वो क्या हो गया, डेवलप कर गया। अब देखिए, अगर ये एक्सीडेंटल टूटा, मान लो हम प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं, वो समुद्र में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, किसी चट्टान से या रॉक से टकराया, एंड दो तीन फ्रेगमेंट में वो टूट गया है। तो ये जो जो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है और हर फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप किया, ये कैसा मेथड है? तो एक्सीडेंटल मोड है। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो टूटा नहीं, लेकिन वो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया उसके साथ। तो एक्सीडेंटल मोड में क्या हुआ, वापस अपने आप को क्या किया, रिजुविनेट किया, रीजनरेट किया। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो अगर वो नेचुरली टूटेगा, ठीक है, नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है। वहीं पे क्या है, सेम फ्रेगमेंट्स में टूटना एंड हर फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करना, इस चीज को हम एक्सीडेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसको रीजनरेशन कहा जाता है। जैसे पार्शियल रीजनरेशन टेल ऑफ लिजर्ड में भी हमको देखने को मिलता है। पार्शियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिजार्ड से टेल वापस आ जाता है, टेल से पूरा लिजार्ड नहीं बन सकता है, कटे हुए टेल से कहाँ लिजार्ड बनेगा। तो सिंपली हम कह तो सकते हैं, हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं अगर सर नेचुरली टूटा तो सर कितने पार्ट्स में टूटेगा? और एक्सीडेंटली टूटा तो वो तो बहुत सारे पार्ट्स में उसको हाँ, टकराने बहुत भी। सारे पार्ट्स में टूट सकता है, 10 पार्ट में भी टूट सकता है, तो 10 पार्ट डेवलप कर जाएगा। ऐसे नेचुरली अगर टूटा तो कितना पार्ट्स होगा? नेचुरली में टूटता है तो कम पार्ट में टूटता है, ये दो या तीन पार्ट में ही टूटता है। तो ब्रेक्स, अगर ये नेचुरली कर रहा है भाई, ठीक है, नेचुरली कर रहा है, नेचुरली मतलब खुद ब खुद बड़ा होगा तो खुद ही टूट जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगर वो एक्सीडेंटल टूट रहा है, वो एक्सीडेंटल टूट रहा है, एक्सीडेंटल, तो इस प्रोसेस को हम जो कहेंगे वो हो जाएगा हमारा रीजनरेशन। लिखिए तो उसको, हाइड्रा में देखने को मिलता है,
प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को नहीं मिलता है उतना, हमको रीजनरेशन काफी ज्यादा मिलता है देखने को, रीजनरेशन। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया थर्ड। ये भी टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल पेरेंट से हो रहा है। सर तो ये प्लानेरिया में सर फ्रेगमेंटेशन होता है या नहीं? हाँ, प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन होता है और रीजनरेशन भी देखने को हमें मिलता है, ज्यादातर ज्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है। प्लेनेरिया नॉर्मली दूसरे ढंग से रिप्रोड्यूस करता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग कहते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से प्रोडक्शन होना नए ऑफ स्प्रिंग का। अब क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है भाई, ये है क्या? तो सिंपल हम कह सकते हैं इसको, पार्ट्स अदर देन फ्लावर, पार्ट्स अदर देन फ्लावर, अदर देन फ्लावर। जैसे हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आलू के केस में, देखिए ये स्टेम ट्यूबर का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, आईज होते हैं, एंड आईज से क्या होते हैं, बर्ड्स निकलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही बर्ड्स हमको देखने को कहाँ मिल रहे हैं, जिंजर के केस में, अदरक में भी ये क्या हो रहे हैं, बर्ड्स नजर आ रहे हैं, जिससे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो आईज ऑफ पोटैटो हो गया, राइजोम, इसको हम लोग राइजोम कहते हैं मॉडिफिकेशन को। नेक्स्ट है बल्बिल। बल्बिल अगेव का हमको देखने को मिलता है। जैसे बल्बिल का कॉमन एग्जांपल देखो पाइनएप्पल है, ठीक है, ऐसा जो दिखता है पाइनएप्पल हमको, ये जो पाइनएप्पल में ऐसा निकला रहता है, देखना ऐसा ऐसा कांटा जैसा हल्का निकला रहेगा, यहीं से क्या होता है, ग्रोथ निकलता है, और ऐसे ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसे निकलता है। तो पाइनएप्पल का नीचे वाला पार्ट क्या अंडरग्राउंड होता है, एंड जो ऊपर से निकला रहता है ना क्राउन जैसा, वो बाहर की तरफ रहता है। तो बल्बिल का एग्जाम्पल अगेव भी है। बल्बिल का कॉमन एग्जाम्पल याद रखने के लिए बता रहे हैं, पाइनएप्पल होता है, पाइन एप्पल। तो पाइनएप्पल। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीफ मार्जिन में क्या होते हैं, नॉचेस होते हैं, एंड यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, एंड बर्ड से क्या होते हैं, ऐसे प्लांटलेट निकलते हैं, एंड प्लांटलेट फिर ग्रो करने लगते हैं। लास्टली ऑफसेट है वाटर हायसिंथ में। हम लोगों ने पढ़ा भी था, इससे पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ऑफसेट के बारे में हम लोग पढ़ा था। हम लोग मॉर्फोलॉजी में शायद पढ़े थे ऑफसेट के बारे में, हाँ। तो मॉर्फोलॉजी के केस में हम लोग ऑफसेट के बारे में पढ़े थे। तो वाटर हेसेंथ जिसे आइकॉर्निया कहते हैं, इसमें हमको देखने को ये मिलता है, जो देखोगे जलकुंभी लगा रहता है ऐसा, ये वाला आइकॉर्निया। तो ये है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लिखे दो। एंड ये
फिगर बनाने का जरूरत नहीं, एग्जाम्पल में याद कर लेना है। देखो सारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना एनसीईआरटी का आपका है, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम से आपके क्वेश्चन भी पूछ लेता है, डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल्स में बर्ड्स में आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर हो गया, राइजोम बनाना और जिंजर का। बनाना और जिंजर, बनाना का पेड़ में आप ऑब्जर्व करना कि बनाना का पेड़ में एक बार फल आ जाता है तो उस पर वो पेड़ से फिर फल नहीं आता है। देखोगे कि उसको काट दिया जाता है, बगल से ऑटोमेटिक क्या होता है, दूसरा बनाना का प्लांट उग चुका होता है। तो एक्चुअली क्या है, वो अंडरग्राउंड नीचे नीचे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, एंड आगे से वो क्या हो रहा है, ग्रो कर जा रहा है। तो राइजोम से क्या होता है, ग्रो करता है। इस ब्रायोफाइलम लीफ में क्या है, बर्ड्स प्रेजेंट है, एंड ये एडवेंटिशियस बर्ड्स पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल बर्ड्स नहीं है, मेरिस्टेमेटिक नहीं है, ये दूसरे प्लांट एक पार्ट ग्रो कर चुका है, उससे वो ग्रो कर रहे हैं बर्ड्स। बल्बिल ऑफ अगेव हो गया, अगेव के साथ साथ हम पाइनएप्पल लिख लेंगे एग्जांपल में, याद रहेगा हमको, स्ट्रक्चर याद रखना है, जैसा पाइनएप्पल जैसा स्ट्रक्चर अगेव का भी होता है। ऑफसेट ऑफ वाटर हेसेंथ, रनर सक्कर ट्यूबर बल्ब। बल्ब हम लोग कहते हैं किस चीज का, अनियन का, ठीक है। ट्यूबर हो गया पोटैटो का, तो याद है, शक्कर है मिंट का। शक्कर क्या बताए थे, देखना तीन बताए थे, जैसे ये ग्राउंड समझना, एक प्लांट है, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे आप समझो, ये प्लांट है, ये क्या हो रहा है, इसका स्टेम जो है वो ऊपर ऊपर जस्ट छू के पास हो रहा है ग्राउंड के, और जहां नोड आता है वहां रूट हो जाता है, एंड ऊपर क्या होता है, लीफ बन जाता है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको हम रनर कहते हैं। रनर दौड़ रहा है, जिसका एग्जांपल क्या हो गया, दुब ग्रास। देखो घास को नोचते हो तो क्या होता है, ऊपर में देखते हो एक येलो कलर का भी दूसरी जगह जाया रहता है, तो वो क्या हो गया, रनर हो गया। सकर क्या है, जस्ट अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड जा रहा है, और कुछ दूर के बाद से क्या हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर आ जा रहा है ऐसे, तो ये क्या है, अंडरग्राउंड जाके जस्ट नीचे, तो ये वाला शक्कर हो गया जो कि मिंट में देखने को मिल रहा है। एक और होता है हमको देखने को मिलता है जो कि एक आर्च बनाता है, ठीक है ऐसे, तो इसको हम स्टोलॉन कहते हैं। तो तीन तरीके से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर रहा है स्टेम, सब एरियल, रनर, आर्च बनाया स्टोलॉन, अंदर अंदर शक्कर। तो स्टोलॉन का एग्जांपल हमारा स्ट्रॉबेरी रहता है। तो ये याद रखना है हमको ऐसे। सर रनर का एग्जाम्पल क्या है? दूब ग्रास, दूब ग्रास, दूब ग्रास मतलब जमीन से छू के जस्ट पास किया ऊपर ऊपर, रनर।
आर्च बना के किया स्टोलोन, अंदर अंदर गया, फिर थोड़ी दूर के बाद उग गया बाहर की ओर, तो उसको सकर कहेंगे। हो गया। अच्छा लिखिए संदेश। हो जाएगा तो बोलिएगा।
हो गया सारे लोगों का? ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कुछ और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमको नजर आते हैं, एंड उन स्ट्रक्चर्स में गेम्यूल्स तो हो ही गया, गेम्यूल्स हम लोगों ने देखा भाई। नेक्स्ट जो है वो है ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया। ज़ूस्पोर और कोनिडिया होता क्या है? एल्गी में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, कुछ एल्गी और प्रोटिस्ट में। देखो ये एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज़ूस्पोर्स आर फाउंड इन सम एल्गी एंड प्रोटिस्ट। क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे, ऑल ऑफ द एल्गी एंड प्रोटिस्ट, फिर लिखेगा सम ऑफ द एल्गी एंड ऑल प्रोटिस्ट। तो ये याद रखना है, सम एल्गी एंड प्रोटिस्ट है तो यही वाला टर्म हमको यूज करना है, सम एल्गी एंड प्रोटिस्ट। अब देखो ये क्या हुआ, एसेक्सुअल, अंदर ज़ूस्पोर बनते हैं। ज़ूस्पोर हमको कैसे दिख रहे हैं? क्या इसमें दो फ्लैजिला दिख रहा है क्या? तो इसको बाई फ्लैजिलेट भी कह सकते हैं, बाई फ्लैजिलेट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है। जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। एनिमल को एनिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मूव कर सकता है, एंड वैसा स्पोर्स जो कि मूव कर पा रहा है। क्यों मूव कर पा रहा है भाई? तो उसमें फ्लैजिला होता है। तो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स इन सम एल्गी एंड प्रोटिस्ट आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में हमको देखने को मिल रहा है। फिर कोनिडिया पेनिसिलियम में बर्ड्स जैसा ही होता है, जो उसके क्या होते हैं, पेनिसिलियम एक फंगस है। ये समझिए कि इसका जो फंगल हाइफा है, ये हाइफा हो गया, हाइफा पे डेवलपमेंट होता है, हाइफी, ये प्लूरल हम लोग कह रहे हैं। इस पे क्या होता है, कुछ बर्ड्स डेवलप करते हैं, एंड बर्ड्स कैसे है, सीरीज में, चेन्स में अरेंज है, ऐसे अरेंज है। और ऊपर वाला क्या होता है, मैच्योर होता है, और ये क्या होता है, गिरते चला जाता है, और एक नए फंगस के रूप में, एक नए पेनिसिलियम के रूप में क्या होता है, डेवलप कर जाता है। जिस ब्रांच पे ये कोनिडिया बनता है, उस ब्रांच को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। जिस, जैसे सारे हाइफा पे नहीं बनेगा, जिस हाइफा पे बनेगा, मान लो हम बता दे रहे कोनिडियोफोर, PHORE, मान लो मेरे पास 5 उंगली है, पांचों हाइफा कह रहे हैं, ठीक है, 5 में से 2 पे ये 4 फिंगर और मिडिल फिंगर पे क्या हुआ, ऊपर पे चेन्स बना, ये कोनिडिया का। तो 5 में से यही दोनों को कोनिडियोफोर कहेंगे, बाकी 3 को नहीं कहेंगे क्योंकि उस पे नहीं बना है। लेकिन पांचों हाइफा तो है, तो जितने कोनिडियोफोर है वो हाइफा तो है, लेकिन जितने हाइफा है वो कोनिडियोफोर नहीं होते। पेनिसिलियम ये पहला फंगस है जिससे पहला एंटीबायोटिक हम लोगों ने डिस्कवर किया था, या निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है, फर्स्ट एंटीबायोटिक इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो कि पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन, ठीक है। ये म्यूल्स हम लोगों ने स्पॉन्ज में देखा ही। एसेक्सुअल मेथड ज्यादातर क्या होता है, छोटे ऑर्गेनिज्म में जिनका सिंपल लाइफ स्पैन होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एल्गी और फंगस में ही देखने को मिलता है। एडवर्स कंडीशन में ये भी सेक्सुअल मेथड पे शिफ्ट करके, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए, क्योंकि एक जैसा ऑर्गेनिज्म रहेगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए था, वेरिएशन, एंड वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल से ही आता है। वहीं पे हाइयर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली। एनिमल्स तो सेक्सुअली करते हैं, ज्यादातर एनिमल्स। प्लांट्स में, प्लांट्स मेनली सेक्सुअली करते हैं, लेकिन वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जैसे रूट से, स्टेम से और लीफ से। तो ये हमारा एसेक्सुअल मेथड रहा। टाइप, पहला टाइप हमको पढ़ना जो था एसेक्सुअल मेथड, उसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल मेथड को, ठीक है। तो यहां तक लिखिए इसको, यहां तक कोई तकलीफ है, किसी तरह का कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए। ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज? ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया, जू स्पोर का? ज़ूस्पोर फिर से बता दीजिएगा एक बार।
जूस्पोर फिर से बता दे। देखिए जूस्पोर क्या है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, छोटा है, माइक्रोस्कोपिक। तो एल्गी में क्या होता है, ऊपर से वो सिस्ट बना हुआ है, एक कवरिंग है, अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, एंड स्पोर्स बड़ा होकर ऐसा ही एल्गी बन जाएगा। तो ये स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्यों हो पाते हैं भाई, क्योंकि उसमें फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, ये दिख रहा है, 2 फ्लैजिला। सर मोटाइल मतलब? मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, मूवेबल। मोटाइल का मतलब मूवेबल होता है, मूवेबल। सर पेंसिलियम मतलब क्या होता है सर? पेनिसिलियम एक फंगस है, एक फंगस है जिससे हम लोग निकाले थे सबसे पहले। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था। हो गया। सर एडवांस कंडीशन में क्या होता है सर? एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन। सर एक बार सेकंड लाइन थोड़ा समझा दीजिएगा, हायर प्लांट। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, फंगस हो गया, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें एसेक्सुअल मेथड हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन जब उनमें भी क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो या तो वो सिस्ट वगैरह बनाते हैं, नहीं तो वो सेक्सुअल मेथड पे शिफ्ट कर जाते हैं कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, वो गैमीट बनाने लगते हैं। हो गया। चलिए तो रहने देते हैं हम लोग। मैंने एनसीईआरटी पीडीएफ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भेज दिया है। जो भी क्वेश्चंस अभी के टॉपिक से है आप उनको बना लेना, एंड कल उनको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एसेक्सुअल मेथड से कंप्लीट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। एसेक्सुअल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक क्लियर है, सारे लोगों को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सर बोले ये वाला पीडीएफ नहीं दीजिएगा? ठीक है, ये भी भेज देते हैं। चलिए एंड कर रहे हैं।